जैसा इसके पहले देख रहा था। एंड नाउ द कंक्लूजन पार्ट, जो इतना लंबा हमने सॉल्व करा उसका क्या कंक्लूजन। यह स्प्रिंग की स्टैटिक स्टेट थी और इस स्टैटिक स्टेट में kx नॉट इक्वल टू mg था। x नॉट स्प्रिंग इस जगह पर एलोंगेटेड थी, उसमें एलोंगेशन था mg बाय k। उस स्प्रिंग के पास इस कंडीशन में कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी। हम कहते हैं ऑल्दो इस सिचुएशन पर स्प्रिंग के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी और इधर से ही इसी सिचुएशन से हमने इस मास को एक सडन जर्क दिया और सडन जर्क देकर इसको कुछ v नॉट वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में दे दी, जिसकी वजह से यह पार्टिकल फर्दर नीचे जाने लगा और इसके फर्दर नीचे जाने से स्प्रिंग में एलोंगेशन आने लगा। और फिर हमसे दोबारा यह पूछा गया कि मैक्सिमम एलोंगेशन क्या है। इस मैक्सिमम एलोंगेशन को डिटरमाइन करने का यह एक तरीका तो आप बोर्ड पर देख ही रहे हो, जिसमें हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इस सिचुएशन पर लिखी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिचुएशन पर लिखी। पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय हमने इस बात का विशेष ध्यान दिया कि इधर हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी होगी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखनी होगी, क्योंकि दोनों पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन आ रहा है। मास जब नीचे जा रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और स्प्रिंग जब एलोंगेट हो रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी को हमने अकाउंट करा, इनिशियली भी और फाइनली भी। फाइनली हमने कहा सिंस हमको मैक्सिमम एलोंगेशन निकालना है, मैक्सिमम एलोंगेशन के समय dx बाई dt जीरो हो जाना चाहिए, मतलब वेलोसिटी जीरो हो जानी चाहिए, मतलब इस मास की वेलोसिटी जीरो हो जाना ही होगी। मैक्सिमम एलोंगेशन के लिए हमेशा ध्यान रखो, दिस इज जनरलाइज्ड कंसेप्ट कि मैक्सिमम एलोंगेशन में पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाने से हमने काइनेटिक एनर्जी को जीरो बोल दिया और पोटेंशियल एनर्जी में अब हमने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हमने रेफरेंस ये चूज कर लिया, तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। अब स्प्रिंग का जो एलोंगेशन है ऑलरेडी एक्स नॉट था और फर्दर एक्स से हो गया, इसलिए यह हमने यह पोटेंशियल एनर्जी लिखी और फिर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाया, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। अब एक बात ध्यान रखें, जब आप एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स लगाते हो तो जनरली बहुत ज्यादा गलती हो जाती है इन एनर्जीज को लिखते समय। जब आप प्रॉब्लम करोगे तो फ्रीक्वेंटली आप इसी तरह की गलती करोगे कि आप एनर्जी को ही सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को सही तरीके से नहीं लिख रहे हो, सही तरीके से रेफरेंस को नहीं असाइन कर रहे हो, रेफरेंस के रेस्पेक्ट में सही एनर्जी नहीं लिख रहे। इन्हें लिखना सीखने के लिए आपको प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने पड़ेगी। फिर यहां तक भी आपने सोची, इसके बाद जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, अधिकतर जनता यहां पर आके क्लीन बोल्ड हो जाती है, घबरा जाती है। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस को देखकर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखकर उनको सूझ नहीं पड़ता है कि इसको कैसे सॉल्व करें। लंबी सी इक्वेशन बनती है, गड़बड़ी। आपको ढेर सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने होंगे सो दैट यू डेवलप कॉन्फिडेंस विथ योरसेल्फ। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सॉल्व नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कि इस तरह की इक्वेशन भी दिखे तो आप एकदम से हिम्मत नहीं आ रहे, सोचे कि मैं शांति से सॉल्व करता हूं या करती हूं, लेट मी ट्राई माई लेवल बेस्ट। कई बार आप इस तरह की गलतियां करेंगे, जैसे मैं भी कर रहा था कि मैंने पहले सोचा कि चलिए एक्स नॉट को सब्स्टिट्यूट कर दूं, पर फिर एकदम ध्यान से देखा यार इसको खोलूंगा तो के एक्स स्क्वायर तो ऐसे कैसे कैंसिल होगा, तो अभी एक्स नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करता। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको
मेथड्स ऑफ सॉल्विंग इक्वेशंस, उन्हें प्रैक्टिस करना होगा। अब हमने यह इक्वेशन बनाई, इसको देखा कि इसको सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके हमें x नॉट की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट अपीयरेंस में देखकर ऐसा लगा कि यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, हाउ टू सॉल्व इट, दिमाग खराब हो जाएगा इसको सॉल्व करने में तो। बट येट हमने सॉल्व करा, हमने इसे लिखा, इस टर्म को लिखा, इस टर्म को ऐसा कैसे लिखा, हमने सोचा सबसे पहले तो इसको एक्सपांड कर ले कि x नॉट स्क्वायर ऐसा कैसे कैंसिल होता हुआ दिखा, और जैसे कि x नॉट स्क्वायर हमें कैंसिल होता हुआ दिखा वैसे एकदम से ऐसा लगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक तो बची नहीं, अब तो लीनियर इक्वेशन हो गई, ये कि x नॉट स्क्वायर कैंसिल होते थे। हमने दोबारा जो बची हुई टर्म्स थी उनको लिखी, हाफ के एच स्क्वायर, फिर इधर x नॉट को हमने इधर से सब्स्टिट्यूट करने का डिसाइड कर लिया, ये x नॉट की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी और फिर इसे काट दिया। जब इसे काटा तो हमें mgh भी कैंसिल होता हुआ दिख गया, फिर तो बिल्कुल ही आसान सी इक्वेशन बन गई, mv स्क्वायर इक्वल टू kh स्क्वायर एंड h इज दिस, means this is the further maximum elongation in the spring, और elongation from natural length की भी बात करें x max, मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग की यदि हम बात करें तो ऑलरेडी वो mg/k से एलोंगेटेड ही था, ऑलरेडी वो mg/k से एलोंगेटेड था और फर्दर वो h से नीचे जा रहा है। This is the maximum elongation in the spring, and this is further elongation from the static position or from this position. अब इस प्रॉब्लम को जब ये रिजल्ट आया तो हम एक और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि हम इस सिचुएशन पर, जब यह स्टैटिक पोजीशन पर था, इस सिचुएशन पर जब स्प्रिंग ऑलरेडी x नॉट से एलोंगेटेड थी, इस सिचुएशन पर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन कर सकते थे और फिर ग्रेविटी को भूल जाए, और ग्रेविटी को भूलकर हम सिर्फ इसको v नॉट वेलोसिटी से नीचे आता हुआ देखें और स्प्रिंग को फर्दर एलोंगेट होता हुआ देखें। हम इस सिचुएशन पर स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो असाइन करें और ग्रेविटी को भूल जाए, forget about gravity and assign potential energy of spring as zero at this condition. Now at this situation the velocity is zero and the potential energy of spring would be half kh square.